एमएस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और शो है रूबरू। आपको पता है हर बार रूबरू में हम क्या करते हैं? जब भी मैं आपके सामने आता हूँ तो अकेला नहीं होता, किसी न किसी शख्सियत के साथ होता हूँ। और उसके पीछे की लाइन भी आपको याद हो चुकी होगी, क्योंकि हर बार मैं कोशिश करता हूँ समान रहे। क्यों? क्योंकि जो शख्सियत साथ में होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, उनकी विधा मुख्तलिफ होती है। वो जो काम कर रहे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मगर उसकी ज़िस्त एक होती है। वो ये है कि समाज में कैसे हम एक अच्छी चीज़ स्थापित कर सकें। आज ऐसी एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है मिस महिमा बख्शी जी। मैंने छोटा सा जो पॉज लिया वो इसलिए लिया, मैं ये सोच रहा था कि केवल नाम भर काफ़ी है उनका, या फिर उन्होंने जो अभी तक चीज़ें की हैं वो सब भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर वो बताने में मैं गया तो बहुत लंबा वक्त जाएगा, एक एपिसोड लगेगा उसके लिए। तो सीधा चलता हूँ मैम के पास और जानने की कोशिश करता हूँ जो अभी तक उन्होंने किया है। हेलो मैम। हाय वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने अभी व्यूअर्स को बताया कि मैंने छोड़ दिया वो चीज़, कारण क्या है? क्योंकि मैं शायद वो चीज़ बता पाता जो मैंने पढ़ी है, मगर आपसे हम वो चीज़ें जानेंगे जो आपने जी हैं। So will you be please like comfortable enough to tell about the things you have done till now? So I'm a mother and child wellness consultant and I'm also an author. Right. I have written 2 books. मेरी पहली बुक का नाम था बर्थिंग नेचुरली, जो 5 साल पहले लॉन्च हुई थी। Okay. और अभी हाल ही में मेरी नई बुक आई है जिसका नाम है एम्पावरिंग यू बियॉन्ड बर्थिंग। सो प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मैंने ये दोनों किताबें लिखी हैं टू हेल्प मदर्स इन द सोसाइटी। और इसके अलावा आई हैव बीन अ वुमेन एक्टिविस्ट। मैं वुमेन राइट्स के लिए काफ़ी खुद अपना आवाज़ देती हूँ, खड़ी जी। होती हूँ औरतों के लिए, ताकि इंडिया में जो वुमेन राइट्स हैं, जो औरतों को शायद कई बारी ये भी नहीं मालूम होता कि उनकी राइट्स हैं क्या। जी बिल्कुल। सो उन्हें उस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। राइट। एंड इसके अलावा जो है मेरा एक इनिशिएटिव है बर्थिंग नेचुरली क्वीन, विच इज़ टू प्रमोट अवेयरनेस ऑन मेंटल हेल्थ इन मदर्स। सो ये मैंने 2 साल पहले शुरू किया, जब कोविड में लोग घरों में थे बंद और काफ़ी एकदम सारे लोगों बिल्कुल। को मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो उस बिल्कुल। टाइम पे मैंने स्पेशली मदर्स के लिए ये स्टार्ट किया। सो यस दैट्स इट। शॉर्ट एंड स्वीट एंड रियली गुड। बहुत अच्छा। मेरा मेरा एक छोटा सा सवाल ये था, जो भी आपने बोला कि स्पेशली वर्किंग फॉर वुमेन, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें कि किसी एक इंसान के साथ, हम टॉकिंग अबाउट लाइक ह्यूमन, कीपिंग द वुमेन इन द सेंटर, उनके साथ कुछ चीज़ गलत हो रही है, उनको आइडिया भी नहीं है कि वो गलत हो रही है, और मुझे लगता है सबसे ख़राब स्थिति वो होती है। आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हैं, कोई ऐसा वाक़या याद आता है अभी, कभी ऐसा हुआ कि उनको आइडिया ही नहीं है कि गलत हो रहा है, दे वर लिविंग इट, दे वर हैप्पी विद दैट? तो एवर हैपेंड दैट वे? यस आई थिंक बहुत सी बार एक सेल्फ अवेयरनेस की कमी रहती है कि जी। आपको खुद ही नहीं मालूम होता है आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करें कि जी। बेबी होने के बाद कई बारी मदर्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल। उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो वो शायद नहीं बैलेंस आउट कर पा रही, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं या कोई पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है, बेबी अनवेल है, कितनी सारी बहुत फैक्टर्स सारी हैं। चीज़ें, बिल्कुल। और कई बारी कई फैमिलीज़ में अनफॉर्च्युनेटली थोड़ा बहुत गर्ल चाइल्ड को लेके भी इश्यूज़ होते हैं। सो होता है ऐसा कई बारी कि इन-लॉज़ जो है कहते हैं कि अब मायके चली जाओ। तो वो नहीं होना चाहिए। सो उस टाइम पे शायद उस टाइम उसको लगेगा कि नहीं मैं मायके में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो सही कह रहे हैं तो अच्छा है कि मैं मायके ही चली जाऊँ। बट वो उसको रियलाइज़ कराना है कि नहीं वो उसका घर है, इन-लॉज़ का काम है उसका ध्यान रखना, बेबी होने के बाद उसको हस्बैंड को उसको सपोर्ट करना है, बिल्कुल। मदर इन लॉ को उसको सपोर्ट करना है। तो शायद ऐसे ही कई बारी कई ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पे औरतों को नहीं रियलाइज़ होता कि उनके साथ क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि उनको उनके राइट्स नहीं मालूम है। ओके। उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनके लिए क्या राइट्स है, जो उनको उनका हक है, जिसके लिए उन्हें लड़ना चाहिए, एक स्टैंड बिल्कुल। लेना चाहिए, ताकि उस हिसाब से वो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी अपने मैरिज के बाद अपनी फैमिली में वो ले सकें। अ, हम इसके लिए किस स्तर तक काम करते हैं? अप टू व्हाट एक्सटेंट वी आर वर्किंग फॉर दिस, एंड एट द सेम टाइम what are the things specifically we're doing for this? Because what I believe that you have to cater lot of women, like from different LOBs, from different stratas of the society. So how do you actually work for that? सो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा क्रिएट करना ज़रूरी है, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हो जी। सकता है। आई थिंक आजकल सबसे बढ़िया तरीका है सोशल मीडिया। हर कोई अपना बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, तो सोशल मीडिया को सही तरीके से यूटिलाइज करना, तो वो मेरा एक बहुत बड़ा पर्पस है कि मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू हम
ऐसा कंटेंट बनाएं जिसे देख के women अपने राइट्स के बारे में जाने, जिसे देख के हस्बैंड्स को हम सेंसिटाइज कर सके कि ताकि वो साथ दें, उनको और समझ आ एक सके। इक्वल जेंडर इक्वालिटी को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि दोनों पार्टनर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो रिलेशनशिप में एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट क्रिएट करके उस रिस्पेक्ट के साथ अपना रिलेशनशिप निभाए। ऐसा भी नहीं रहना चाहिए कि जो मेल पार्टनर्स हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो फीमेल है वो ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वुमेन राइट्स को भी फोकस दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक वो इक्वल पार्टनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली डिवाइड करना, जैसे खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है, और कितने सालों से शायद अभी भी लड़कियों को घर में खाना बनाना सिखाया जाता है, लड़कों को नहीं। तो घर में वो शुरुआत करना कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, चाहे वो डॉटर है चाहे वो सन है, जो बेसिक घर की जिम्मेदारियां हैं वो दोनों ही जेंडर को सिखाई जाएं, डॉटर को भी सन को भी। तो आई थिंक कि वो चेंज जो हमें लाना है वो हमें घर से लाना है, घर से शुरुआत करनी है उस चेंज की। और मैं चाहूँगी कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इस बिल्कुल। चीज़ की अवेयरनेस और लाएं। जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसको भी और लोग देखेंगे। ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम अवेयरनेस लाएं ताकि ना कि सिर्फ औरतें, हम मर्दों को भी उस चीज़ के बारे में जागरूक कर सके, ताकि वो एक सेंसिटिव फैक्टर उनका बने और उन्हें खुद से लगे कि नहीं, मैं खुद भी ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ और मैं अपने बेटे को भी ऐसा नहीं बनाना चाहता हूँ। तो वो चेंज उनमें भी आए और वो आगे अपने बच्चों में भी वो चेंज लाए। इट विल बी लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। अब एक छोटा सा एक रिएक्शन एंड चेन रिएक्शन गोना एंड यस, समथिंग। यस। आपने जो भी एक चीज़ बोली कि हम लड़कों को घर में खाना बनाना नहीं सिखाते हैं, मगर एक आयरनी बड़ी अलग है, वो ये कि जब भी कभी आप बाहर जाते हैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में कहीं पे, यू विल फाइंड मेल शेफ्स। शेफ। शेफ्स आर ऑलवेज मेल। एंड अगर अभी में कहीं कोई एक बहुत ही बेसिक एकदम स्टार्टिंग लेवल पे अगर कोई अपना एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू करती है, कोई लेडी, कोई महिला कहीं पे, तो सेंसेशन हो जाती हैं। हाँ। क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं? खैर समाज में इसका जवाब तो अभी समय के साथ ही मिल पर पाएगा। आई थिंक कि लास्ट कुछ सालों में काफी चेंज आया भी है। एक्चुअली में चेंज आया जैसे है। अब अगर लड़की कहें कि उन्हें बड़े होके शेफ बनना है, हुँ, तो पेरेंट्स इस चीज को समझते हैं कि वो एक अच्छा हुँ, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और इसके अच्छा आगे फ्यूचर स्कोप भी है। लेकिन शायद आज से 10 साल पहले तक बच्चों को, नहीं था। लड़कों को आगे शेफ बनने के लिए शायद पेरेंट्स अलाउ भी नहीं करते होंगे। सिमिलरली लड़कियां, अगर आज से मैं आपको 10-20 साल पुरानी बात कहूँ तो पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि लड़की है तो वो डॉक्टर बने और लड़का तो टीचर। वो इंजीनियर बने। जी, अब वो सोच बदली है, परिवर्तन आ इतने नए चुका है। प्रोफेशंस आए हैं और हर प्रोफेशन में हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों ही बैचेस में देखे जाते हैं। सो आई थिंक बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। और शायद आगे और चेंज की जरूरत है बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी सारी है कि वो हुँ, चेंज सब में लाते 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 काफी साल लगेंगे। वो एक गाना था ना पहले, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आगे का तो मुझे नहीं पता, सारे बहुत हैं हम, बिल्कुल बहुत हिंदुस्तानी सारे। आगे है ही है, बिल्कुल है, बहुत सारी चीज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मोस्ट आईटी ऑफ द में, थिंग्स वी कई आर चीजों में एक्चुअली हम आगे वर्किंग हैं। वेल। मेरा जो पक्ष है इसमें ना, मैं अपनी माँ के साथ खाना ये सोच के बनाता हूँ, आई एम टेलिंग टू द व्यूअर्स जस्ट बिकॉज़ क्या पता कल को कोई ये चीज़ ऑप्ट कर सके। क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी आधी ज़िंदगी तो किचन में जा रही है और आधी हम लोग उनके ना वो खून चूसते रहता है उनका, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो बेसिकली ये कि उनके साथ वक़्त बिताने के लिए ना मुझे लगता है उनके साथ मैं खाना बनाता हूँ तो बहुत अच्छा एक एक ना बॉन्डिंग रहता है, मैं उनको समझ पाता हूँ। माँ वाला जो रिश्ता है ना इस पे आता है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ जर्नलिस्ट हमारे सामने खबरें आती हैं। हम्म, एक माँ ने अपने 5 दिन के बच्चे को मार दिया, हम्म, 10 दिन के बच्चे को मार दिया। एक पहलू तो उसका बाकी सारे लोग देखते हैं जो केवल खबर को पढ़ते हैं, जिसमें एक नाम होता है, एक एज होती है छोटी, 3 दिन 5 दिन। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है लोगों को शायद एक्चुअली में नहीं पता है, क्या एक्चुअल रीज़न होता है। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे ढंग से उसको बता सकती हैं कि वो उस स्तर तक कैसे चला जाता है सारी चीज़ें। देखिए, एक माँ जो 9 महीना अपना हुँ, बच्चा यूट्रस में कैरी करती है, उसके लिए आसान नहीं है बच्चे से डिटैच होना। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मिसकैरेज हो जाए और वो प्रेगनेंसी आगे फ्रूटफुल नहीं होती जी, है, तो उसमें भी उस माँ को बहुत इमोशनली मुश्किल होता है उस फेज से बाहर निकलना और उसको एक नॉर्मलाइज होना, जी, कि वो भूल सके कि उसके साथ ऐसा कोई एपिसोड हुआ। तो कोई भी माँ अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं कर पाएगी बिल्कुल। बिकॉज जो हार्मोनल चेंजेस, जो इमोशनल अटैचमेंट, वो 9 मंथ्स बेबी कैरी करना, बेबी अपने हाथ में पकड़ना, उसके बाद बच्चे को कहीं अबैंडन कर देना, बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी मजबूरियां रहेंगी उसके पीछे अगर किसी की हैं। जैसे अगर कई बार रहता है कि अनमैरिड मदर है जिसने जी, मैरिज नहीं किया है और प्री मैरिज बेबी उसका हो गया है, कई बार वो रीजन हो सकता है।
कि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली Exactly. सपोर्ट नहीं होगा तो Pressurized, no, हाँ, from different कई levels. बार ऐसा रहता है कि कुछ केसेस में कोई अगर गर्ल चाइल्ड है और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, उस पर फैमिली प्रेशर है कि ऑलरेडी उसके 2-3 बच्चे हैं और फैमिली चाह रही है कि नेक्स्ट बेबी बॉय चाइल्ड हो और फिर से गर्ल हो गई, तो कई बार ये फैमिली उसको मजबूर कर देती है। या फिर कई बार ऐसा भी रहता है कि कोई मेडिकल इलनेस है बच्चे को, Right. कि बच्चा प्रॉबेबली कुछ एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा हुआ है और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके उस बच्चे को पालना शायद वो फैमिली मेडिकली उतना अफोर्ड ना कर पाए, उसका ट्रीटमेंट, उसका जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, बिकॉज ऐसे बच्चों को रेस करने के लिए भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, पेरेंट्स में, परिवार में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए कि उस बच्चे को एक्सेप्ट करके उसको अपने परिवार का हिस्सा बना के आगे चले। बिल्कुल। तो बहुत सारे अलग अलग मजबूरियां ही होंगी किसी की कि जो अपने बच्चे को ऐसे अबैंडन करे। नहीं तो आजकल जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं, आप देखते हैं कि वो कितने परेशान होते हैं, बिल्कुल। कितने कितने मेडिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, पैसा खर्चते हैं कि बस किसी तरह उन्हें बेबी मिल जाए, और जिसको बेबी मिल रहा है वो क्यों उस बेबी को छोड़ेगा। तो वो उनकी मजबूरियां, उनकी सिचुएशन शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे, वो वही जान पाएंगे कि वो इतना बड़ा स्टेप क्यों ले रहे हैं। क्यों नहीं? यही कारण था। इसका दूसरा जो पहलू है ना, ये पक्ष, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई आई एस्क्ड दिस क्वेश्चन। बट लेट्स कम डाउन टू द बुक। अब दूसरी आपकी किताब आ रही है, उसके बारे में बहुत छोटा नहीं, बहुत सारा जो आप बताना चाहें। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मेरी दूसरी बुक है। Very good. सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस बात की है कि ज़्यादातर ऑथर्स जो हैं वो हम्म। एक बुक लिख के खुश हो जाते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी है, और दूसरी बुक लिखना उसके बाद और भी बड़ा मुश्किल काम रहता है। राइट। सो मुझे अभी भी याद है कि मैंने थोड़ा बहुत बुक लिखना, अपना दूसरा बुक लिखना शुरू करा था, और मैं श्योर नहीं थी कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन जब कोविड शुरू हुआ और पहला लॉकडाउन लगा, टाइम ही उस था। लॉकडाउन में मैंने सोचा अब मुझे अपनी बुक जरूर पूरी करनी है। बिल्कुल। तो वो लॉकडाउन का समय मैंने यूटिलाइज किया अपनी बुक लिखने के लिए, और मैंने अपना बुक कंप्लीट किया, और रूपा पब्लिकेशंस के साथ मेरी बुक सेकंड बुक आई है। सो इनफैक्ट हमारी ये बुक पिछले साल आनी थी, बट क्योंकि कोविड टाइम्स में बहुत सारी बुक लॉन्चेस डिले हो गई, और जो पुराना बुक था, जो बैकलॉग था, वो पूरा करना था, उसके बाद जाके न्यू बुक्स को चांस मिला। तो इस साल ये बुक आई है, और हमने इसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक में लॉन्च किया है। सो 1 to 7 अगस्त इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है, कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की है। राइट। तो मैंने अपनी बुक में 2 चैप्टर्स स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस पे डाले हैं, और इसीलिए मैंने अपने पब्लिशर से कहा कि मुझे ये बुक ब्रेस्ट फीडिंग वीक में ही लॉन्च करनी है, और हमने ये बुक 1 अगस्त को लॉन्च करी है। और आज मेरा मारवा स्टूडियोज के साथ में जो है बुक प्रमोशन भी है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट क्वेश्चन, जैसे सिंगल लाइनर, अगर मैं ये कहूँ कि कोई आपकी किताब क्यों खरीदे, एक सेंटेंस में, जस्ट 1 सेंटेंस। तो अगर आप खुद जी। एक एक्सपेक्टिंग पेरेंट या न्यू पेरेंट हैं, आपकी जानकारी के लिए कि क्या सही है क्या गलत, क्योंकि गूगल की सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, बिल्कुल। या फिर आप किसी अपने क्लोज फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को जानते हैं जो प्रेग्नेंट है या जिनका बेबी होने वाला है, और आप इस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो चेंज हम सोसाइटी में लाना चाहते हैं, जान के कि हम चाहते हैं कि वो जेंडर इक्वालिटी सब जगह आए, तो अगर आप इस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो किताब आप पढ़िए, आप अपने आसपास के लोगों को गिफ्ट करिए, ताकि उसको पढ़ के हम लोगों में वो चेंज ला सकें। मैंने बोला सेंटेंस का था, मगर इतना अच्छा था वो कि उसे बीच में रोकने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर द न्यू बुक, Thank एंड you आई एम so एक्चुअली much. लुकिंग फॉरवर्ड दैट व्हाट आई बिलीव इज दैट बीइंग अ पेरेंट इज समथिंग, इट इज नो मैनुअल, कोई मैनुअल नहीं है नहीं है, उसका। देयर इज नथिंग लाइक बीइंग बेस्ट पेरेंट्स, Right. बिकॉज कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि ये एबीसी Exactly. रूल फॉलो करके आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स बन There are just some जाएंगे। guidelines only for that, ना कि लेकिन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर दिन आप कुछ नया सीखेंगे। आप अपने Exactly. बच्चे से भी सीखेंगे, आपका बच्चा भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा जाएगा। अब और पेरेंट ही उस दिन होते हैं जिस दिन बच्चा होता है ना। बिल्कुल, और आप अपना बचपन भी बच्चे के साथ जीना शुरू करते हैं। आपको अपना Exactly. बचपन वापस याद आता है, शायद कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने बचपन में नहीं नहीं कर कर पाए हैं और पाए, आप अपने बच्चे के बच्चे के साथ वो थ्रू। करना चाहेंगे। तो वो हर एक दिन की जो जर्नी है आपकी, वो एक नई जर्नी है, लर्निंग जर्नी है। लेकिन उसको हम इजी कैसे बनाएं, बिकॉज वो आसान भी नहीं है, एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बच्चा आप किस तरह से शुरुआत से पाल रहे हैं, आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, Upbringing, बच्चा ना, आपसे it's a very क्या big सीख thing. रहा है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें, बट बहुत बच्चे के लिए बहुत जरूरी चीजें, ताकि फ्यूचर में बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो। बिल्कुल। सो आई थिंक कि पेरेंट्स को एक वो प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कैसे करें,
क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का ज़माना है आजकल और फादर्स भी हम चाहते हैं कि इन्वॉल्व हो, लेकिन आजकल के फादर्स के पास समय नहीं है और हम चाहते हैं कि जो वाइफ है वो भी वर्किंग हो, लेकिन उसके पास भी समय नहीं है, तो वो वाइफ भी अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करे। बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिलीज में ज़्यादातर लोग रह रहे हैं, इन लॉ साथ में नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए समझना कि आप कैसे जिम्मेदारी को डिवाइड करके, एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके अपनी उस नई जर्नी को आसान बना सकें। राइट। इसका एक छोटा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो कि मैंने अभी देखा, नई चीज़ शायद थोड़े समय से शुरू हुआ है। आजकल लोग बोलते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट यस, एंड दिस इज अ रियली गुड चेंज यस, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि यस, केवल इतना बोलने मात्र से they might be actually in a phase where they can actually understand the pressure and the responsibilities they're going to be बिल्कुल taking care बिल्कुल, of. ये बहुत अच्छा आपने चीज बोली है कि आजकल कपल्स जो हैं वी आर प्रेग्नेंट अनाउंस करते हैं या Hmm. वी आर पेरेंट्स नाउ, We're वी going to be हैड अ parents. बेबी। सो जो वो वी शब्द यूज होता है ना, वहीं से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल तो जैसा मैंने बताया, अभी सुना ना आपने सारा कुछ। अगर आप इफ़ यू आर इन लाइक अपकमिंग पेरेंट, अपकमिंग व्हेन आई एम सेइंग क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ में अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं, किताब है, खुद पढ़िए, औरों को गिफ्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी केवल और केवल अभी जो समाज में लोग हैं जिनसे हम मिल रहे हैं उनके प्रति नहीं है। आगे समाज में जो बदलाव आएंगे, जो लोग इसमें इसका हिस्सा बनेंगे और जो इसको आगे गढ़ेंगे, उनको भी सही दिशा देना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में थोड़ा सा अपना हिस्सा निभाइए और बाकी देखते रहिए MS TV। नमस्कार।